हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले हमने सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश किया है, उसमें टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है और आने वाले समय में JEE और नीट के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट वी विल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स and what are the topic that we have to discuss in this chapter. So simply chemical represents the chemical reaction, kinetics represent the motion or speed, or you can say new term that is rate of chemical reaction. So chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the rate of chemical reaction, factors affecting rate of reaction and mechanism by which chemical reaction proceed. केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करें एंड मैकेनिज्म जिनसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। शॉर्ट में हम लिखते हैं इसे, केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ फर्स्ट वन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसे हम शॉर्ट में ROR से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ROR। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, देन मैकेनिज्म बाय विच केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट में CR लिख दिया मैंने, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डील होती है केमिकल काइनेटिक्स में। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आर कैटेगराइज इन 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, सेकेंड वन इज वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन एंड थर्ड वन इज मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन की। अगला टॉपिक हमारा बनेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से ही हमें समझ आएगा कि हम किन टाइप के केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में। सो फर्स्ट वन इज very fast chemical reaction. Very fast chemical reaction are those chemical reaction which finish in a fraction of time. ऐसे chemical reaction जो टाइम के बहुत ही स्मॉल वैल्यू में, फ्रैक्शन वैल्यू में फिनिश हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, आयनिक रिएक्शन, जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन होते हैं। So which finished in fraction of time, आप चाहे तो टाइम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 10⁻⁻14 to 10⁻⁻16 सेकेंड, इतने स्मॉल टाइम में फिनिश हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने लिया NaCl और NaCl को हमने मिक्स किया एक और रिएक्टेंट दैट इज सिल्वर नाइट्रेट के साथ पे। जैसे हम दोनों रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं तुरंत ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है, और क्या फॉर्म होता है, NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट, एंड आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा AgCl का। ठीक है, ये है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। सेकंड हम बात करेंगे वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन,
तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनको फिनिश होने में कई मंथ कई ईयर लग जाते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स which finished in long period of time. It may be month, years, हो सकता है ये कई मंथ लग जाए या फिर कई साल लग जाए। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्ट लगना, ये किसका एग्जाम्पल है? वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं लगता है, इसको लगने के लिए बहुत समय तक टाइम चाहिए। जब ये मेनी मंथ या मेनी ईयर तक के मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा तब इस पे क्या होती है? रस्ट बनती है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन का। एंड थर्ड वन इज मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन। थर्ड वन इज मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट स्पीड मतलब जो एक फाइनाइट टाइम में फिनिश हो, जिसके फिनिश होने में एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का रेंज डिसाइड हो। सो which finished in finite time, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फिनिश हो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन। तो मोस्टली जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन, जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? ये अमोनिया NH3। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइम फिक्स है, उस टाइम रेंज में क्या होगा? अमोनिया हमको मिलता है। हम इसमें कैटलिस्ट और प्रमोटर का यूज़ करके इसके टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ समझ आ रहा है, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन एंड वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। वेरी फास्ट जो बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाता है, वेरी स्लो जो बहुत ही देर में होता है। तो इन दोनों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल है किस पे? मॉडरेट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक फाइनाइट टाइम में फिनिश होता है, तो हम इसके टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मीन्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं ऐसे केमिकल रिएक्शन की जो मॉडरेट स्पीड केमिकल रिएक्शन हो, जो एक फाइनाइट टाइम में फिनिश होते हैं। ठीक है, अब इन केमिकल रिएक्शन के लिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, और यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम ROR से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं रेट की। रेट मीन्स क्या होता है? चेंज इन एनी पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। तो हम यहाँ पर किस में चेंज देखने वाले हैं? हम चेंज देखने वाले हैं रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्शन में किस तरह से चेंज होगा। तो इसे समझने के लिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई रिएक्टेंट R है जो प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। जब हम रिएक्टेंट में चेंजेस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट में भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे ही डिपेंड करेंगे। अब देखिए इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के किस पैरामीटर में चेंज होगा। अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक्वस नेचर का है तो इसके कंसंट्रेशन में चेंज होगा। अगर ये गैसियस नेचर का है तो इसके प्रेशर में चेंज होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन concentration और
प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स विद चेंज इन टाइम। ठीक है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अब हम देखते हैं कितने टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन पॉसिबल है। सो वी विल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड वन इज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट हम देखने वाले हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से, नोट कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज वर्ड से क्लियर है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम फ्रेम के बीच में कैलकुलेट करना है। तो इसे समझने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं और उस रिएक्शन में कुछ एजम्पशन लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R चेंज होगा प्रोडक्ट P में। ठीक है, इस रिएक्शन में इनिशियल कंडीशन में दैट इज एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R0। क्लियर है? एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R0 और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है P0। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट क्या होगा 0% और रिएक्टेंट क्या होगा जितना हमने लिया है कंप्लीट उतना होगा 100%। क्लियर है इतनी बात? अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो हमने जितना रिएक्टेंट लिया है वो रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा और प्रोडक्ट का कुछ फॉर्म ही नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, एट टाइम t इक्वल टू t1 सेकेंड हमने एज्यूम कर लिया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं टाइम t इक्वल टू t1 सेकेंड पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R1 एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है P1। ठीक है, टाइम और आगे बढ़ा, एट t इक्वल टू t2 सेकेंड पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा R2 एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा P2। क्लियर है इतनी एजम्पशन? ठीक है, अब देखो जैसे जैसे टाइम आगे इंक्रीज होगा, टाइम आगे बढ़ेगा, रिएक्टेंट ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इसी रिएक्टेंट के रिडक्शन की वजह से धीरे धीरे प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये 100% है, फिर 75% होगा, फिर 50% होगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा 0% हो जाएगा रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट 0% हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है और प्रोडक्ट हो जाएगा 100%। समझ आ गया? तो आपको इस बात को माइंड में यहीं से लेके चलनी है कि जैसे जैसे टाइम यहाँ पे आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। समझ आ गया? अब इसको हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं 1 by 1, फर्स्ट रिएक्टेंट के लिए देन प्रोडक्ट के लिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लेट सपोज ये है हमारा वर्टिकल एक्सिस और ये है एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और टाइम के करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा ये वर्टिकल एक्सिस। तो ये है R, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो हम देखते हैं जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है R0। तो यहाँ पे जब टाइम 0 है, जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R0 हम कहीं इधर एज्यूम कर लेते हैं,
ये है आर नॉट जो कि 100% है, क्योंकि टाइम 0 इनिशियल कंडीशन पे रिएक्टेंट का कोई भी पार्ट चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये रिएक्टेंट रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, डिसअपियर होना स्टार्ट होगा या फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो इसके डिसअपियरेंस नेचर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इस डिक्रीजिंग नेचर वाले ग्राफ में हम दो कहीं पर टाइम जोन ले लेते हैं। फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे टाइम t1 और इधर कहीं एज्यूम कर लेता हूँ टाइम t2 और t1 के करस्पॉन्डिंग ये है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 एंड t2 के करस्पॉन्डिंग इधर कहीं पे है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूअसली टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है या फिर आप बोल सकते हैं डिसअपियर हो रहा है या फिर बोल सकते हैं कंजम्पशन हो रहा है। तो अब हम देखने वाले हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस और यू कैन से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किस रेट में डिसअपियर हो रहा है उसे हम देखते हैं। चलिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर आप इसी को ही कह सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मोस्टली हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो उसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं क्या, ROD। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस दैट इज ROD, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये रिप्रेजेंट होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, change in concentration of reactant with respect to change in time, ठीक है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम में चेंज हो रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहा है, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस को, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम टाइम t1 और t2 के अकॉर्डिंग बात करें तो टाइम t1 और t2 के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन R1 से R2 में रिड्यूस हो रहा है। मतलब हम बात कर रहे हैं इस ग्राफ की, ये जो स्पॉट दिख रहा है इस टाइम फ्रेम की बात करें, इस टाइम फ्रेम में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है किस तरह से चेंज हो रहा है। तो कैसे चेंज हो रहा है, अगर हम बात करें रिएक्टेंट की तो ये R1 से R2 में चेंज हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, ROD इक्वल टू R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है R2 माइनस इनिशियल R1। सिमिलरली टाइम की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं T2 माइनस T1। क्लियर है? और एक्चुअल में R1 से R2 का जो गैप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल R से। और T1 से T2 का जो गैप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टाइम, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डेल T कह सकते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे डेल R अपॉन डेल T। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब हम R2 माइनस R1 करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी, ऑब्वियस सी बात है निगेटिव आएगी, क्योंकि R1 की वैल्यू हाई है एज कंपेयर टू R2। तो यहाँ पे आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है, निगेटिव मिलने वाली है, बिकॉज R2 इज लेस देन R1। क्लियर है? यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रिड्यूसिंग नेचर को, इसके डिसअपियरेंस को। समझ आया? तो यहां से आप फाइनली क्या लिख के चलेंगे, यहां से आप लिख के चलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू माइनस डेल R अपॉन डेल T। क्लियर है? इस तरह से हम
रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस और यू कैन से एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्लियर है। सिमिलरली अब हम आगे देखने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो सेम चीजें हम प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर हम आगे प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस तरह से डिक्रीज हो रहा है और उसके लिए हमने क्या देखा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ROD का वैल्यू कैलकुलेट किया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट के लिए। सो सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रोडक्ट। फॉर प्रोडक्ट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलिए इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये है वर्टिकल एक्सिस और इसके करस्पॉन्डिंग ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस अगेन टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा ये वर्टिकल एक्सिस। अब देखिए अगेन जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा, 0 सेकेंड, तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहीं पर ही होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहीं पे होगा। 0 प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा। मीन्स इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन इस तरह से इंक्रीज होगा। क्लियर है। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे प्रोडक्ट अपीयर होते जा रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते जा रहा है। तो इसके लिए हम दो टाइम जोन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास टाइम T1 और ये है हमारे पास टाइम T2। तो T1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो है P1 यहाँ पे, और T2 टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे P2। ठीक है। तो आपको देख के ही समझ आ रहा है टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है प्रोडक्ट धीरे धीरे अपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन और यू कैन से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस फॉर्म में अपीयर हो रहा है, किस रेट से अपीयर हो रहा है, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं इसको। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और यू कैन से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, ROA, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस इज डिफाइंड एज द चेंज in concentration of product, change in concentration of product with respect to change in time, with respect to change in time। टाइम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में किस तरह से चेंजेस हो रही है यही रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को। तो देखो जब टाइम T1 से T2 की तरफ आगे बढ़ रहा है तो हम बात करने वाले हैं इस टाइम जोन की। तो इस टाइम जोन में P1 से P2 में इंक्रीज हो रहा है। तो इनिशियल कंडीशन है P1 और फाइनल क्या है P2। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ROA इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है। और एक्चुअली ये जो टाइम है T2 से T1 का गैप ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन टाइम को। सिमिलरली जो P2 से P1 का जो गैप है प्रोडक्ट में ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन प्रोडक्ट को, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 को लिख सकते हैं डेल P अपॉन, और इसको लिख सकते हैं आप डेल T। क्लियर है। अब देखिए ये P2 हाई होगा कि P1 हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा। मतलब यहाँ ग्राफ देख के आपको समझ आ रहा है कि P2 P1 से बड़ा है। इसका मतलब जब P2 से P1 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलवेज हमको पॉजिटिव मिलने वाली है, और ये पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन और यू कैन से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट को। इसके पहले हमने देखा था जब रिएक्टेंट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे रेट ऑफ
डिसअपियरेंस हो रहा था, जो निगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट P2 की वैल्यू हाई है P1 से। सो फाइनली वी कैन राइट ROA इज इक्वल्स टू डेल P अपॉन डेल T, और कैसी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमको क्या मिल गया? ये हमको मिल गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? अब जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होगा या डिसअपियर होगा उतना ही तो प्रोडक्ट अपीयर होगा, और ये दोनों ही एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। समझ आया? ये एवरेज क्यों हुआ? क्योंकि हम एक एवरेज टाइम जोन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने बोला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम इस तरह डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितना इस रिएक्शन में डिसअपियर होगा उतना ही अपीयर होगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ROR इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। समझ आया? और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हमने क्या बोला? माइनस डेल R अपॉन डेल T इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस अभी हमको मिला है प्लस डेल P अपॉन डेल T। तो ये हमने जो एक रिएक्शन कंसिडर किया था RP, उस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया ये रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो इस तरह से हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली। अब हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। तो इंस्टेंटेनियस, यहीं से आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब मैं यही समझा देता हूं, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो जब हम किसी एक इंस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे डेल T का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमारा टाइम गैप तो खत्म हो गया। हम किसी एक इंस्टेंट पे, लेट्स सपोज यहाँ पे किसी एक इंस्टेंट पे आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आगे हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की।